वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व और ये है चैप्टर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व। और इस इंडिफरेंस कर्व के इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन, अजम्पशंस, कंज्यूमर का चॉइसेस, इंडिफरेंट सेट्स, प्रॉपर्टीज और लास्ट में हम उसको पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि कंज्यूमर को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ही आगे देखना होता है। वो तभी कंज्यूम करता है कोई कमोडिटी जब उसको कंजम्पशन से उसको सेटिस्फेक्शन मिले। जो लास्ट वाला जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें मार्शल का एक लॉ था कि जिसमें वो हर एक लेवल ऑफ कंजम्पशन पर कोई ना कोई नंबरिंग दे रहा था, जैसे 1, 2 एंड 3, मतलब उसको कहीं ना कहीं रैंकिंग दे रहा था। बट इस वाले टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चलेगा। क्लियर? तो इन दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे थे, यहाँ हम उसकी प्रेफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इंडिफरेंस कर्व है क्या, आईसी एनालिसिस है क्या। तो आईसी एनालिसिस को करने के लिए हमें बेसिकली इसकी कुछ अजम्पशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना किसी ना किसी अजम्पशन पर चल रही है। और आप से एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठे ताकि हर एक पॉइंट के मेन चीजों को आप नोट कर सके। नंबर 1 अजम्पशन इसकी क्या है कि इनकम, जो कंज्यूमर की जो अपनी इनकम है, कोई ना कोई तो वो इनकम जनरेट करता ही है, तो वो उसकी गिवन है, वो ऑलरेडी दे रखी है और वो कभी भी चेंज नहीं होगी। मतलब जो उसकी इनकम है वो उतनी इनकम पे अपना काम करने वाला है। दूसरा कि अपनी इनकम को वो इस तरीके से स्पेंड करेगा कि वो सिर्फ 2 ही गुड्स को कंज्यूम कर सके, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम। और ये दोनों गुड्स कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। ये पूरा जो टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स पे ही डिपेंडेड है। तो इसका जो मेन पॉइंट है, पूरा जो निचोड़ है, समरी है, वो यही है, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड है। मतलब कंज्यूमर को पता है कि उसको कौन सी कमोडिटीज को कंज्यूम करना है। ये उसके दिमाग में पहले से ही सेट है कि मुझे अगर एक कमोडिटी को छोड़कर दूसरी कमोडिटी पर जाना है तो वो कौन सी कमोडिटी होगी। ठीक है, अभी हम इस पर पूरा डिस्क्राइब से काम करेंगे, बात करते हैं। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा भी था यूटिलिटी एनालिसिस में कि जितनी ज्यादा वो कंजम्पशन लेता जाता है, जितनी ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करता जाता है, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उतना बढ़ जाता है। और द कंज्यूमर इज रैशनल। तो रैशनल का मतलब हो गया कंज्यूमर हमेशा अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को देखेगा कि कोई भी चीज तभी वो कंज्यूम करेगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। क्लियर? तो ये 5 अजम्पशन पर ही पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर ऑफ फूड्स पे जाएगा, वो मतलब 2 ही पेयर ऑफ गुड्स पे जाने वाला है। अगर वो इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से अपने प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेगा और ये दोनों जो 2 भी कमोडिटीज हैं वो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इमेज है, ये हेल्दी फूड है, ये जंक फूड है। अगर वो ज्यादा हेल्दी फूड ले रहा था तो अब वो अपना किधर चला जाएगा? जंक फूड की ओर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों गुड एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। इफ अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मोर ऑफ जंक फूड तो वो अपने हेल्दी फूड की तरफ चला जाएगा। सपोज कि उसने एक बॉल पेन यूज कर रहा है। अब सब्स्टिट्यूट गुड के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज उसने कभी बॉल पेन यूज किया और अब वो जेल पेन यूज कर रहा है, तो बॉल पेन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर जेल पेन। सिमिलरली टी एंड कॉफी, दे आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट गुड्स। एप्पल एंड ऑरेंजेस, बिकॉज एक जगह पे हमारे पास में फ्रूट्स में ही हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस में जो भी 2 गुड्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सके। क्लियर? सो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, सपोज कि वो मेन क्वेश्चन है कि वो सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा है। क्लियर? तो आप ये समझो कि अगर कोई बंदा, जैसे यहाँ पे हमने इमेज लगा रखी है कि वो रोज घर की रोटी खा रहा था। ठीक है, डेली उसकी कंजम्पशन क्या है कि वो घर में जाके दाल सब्जी दही वगैरह खा रहा है। तो इसमें उसके अंदर कभी आता है यार मेरे को जो है ना जंक फूड भी खाना है, तो उसके अंदर एक डिजायर क्रिएट होती है कि मुझे क्या लेना है?
दूसरा कोई गुड कंज्यूम करके देखूं। भाई मैं रोज घर का खाना खाते खाते थक चुका हूं, तो चलो अब हम कोई जंक फूड खा कर आते हैं। तो इसका मतलब कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है हेल्दी फूड की वो कंप्लीट है, लेकिन डिजायर कहाँ पे क्रिएट हो गई है उसकी, जंक फूड की। और उसकी जो, क्योंकि उसने उसको कभी कंज्यूम नहीं किया, इसलिए उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो वहां पर लो है। और जिस चीज को वो रोज कंज्यूम कर रहा है तो वो उसका सेटिस्फेक्शन हाई है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, तो वो क्या है, द कंज्यूमर इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वुड डिक्रीज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है फ्रूट्स का, कि उसके पास एप्पल है, अब वो रोज एप्पल को कंज्यूम करता जा रहा है, तो उसकी जो डिजायर है कंजम्पशन की, किसकी, एप्पल्स की, जो भी उसके पास आइटम है उसकी जो डिजायर है वो कम हो रही है। सेटिस्फेक्शन तो बढ़ रही है, मतलब रोज उसको वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो उसकी डिजायर है कंजम्पशन की वो कम होती जा रही है। क्लियर। इसी तरीके से जो उसने कभी नहीं यूज किया, इसने जंक फूड कभी भी नहीं लिया, तो जंक फूड नहीं लिया तो उसके पास में उसकी डिजायर है, क्या डिजायर है कि मैं जंक फूड लूं, तो उसकी डिजायर उसकी बढ़ गई। और यहाँ पर अभी तक उसने उसको कभी कंज्यूम नहीं किया, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अभी कम है। दोबारा समझते हैं एक बहुत इजी वे में, क्योंकि इस बंदे ने कभी जंक फूड नहीं खाया है, तो उसकी डिजायर वहां के लिए बढ़ रही है। तो एप्पल के लिए उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, सेटिस्फेक्शन कम हो रही है और डिजायर यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, समझते हैं इंडिफरेंस सेट और कर्व को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से और उसके डायग्राम से। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक जो कंज्यूमर है वो एप्पल और बर्गर के बीच में अपने प्रेफरेंसेस सेट कर रहा था। तो हम लोगों ने उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया कि सपोज वो 16 एप्पल्स ले रहा है और उसकी डिजायर है कि वो एक बर्गर खा। ठीक, तो यहाँ पे उसको कोई ना कोई तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसका एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई मैं 16 एप्पल्स और 1 बर्गर कंज्यूम कर सकता हूँ। बट अब उसकी डिजायर्स बढ़े कि अब वो 2 बर्गर्स खाना चाहता है। क्लियर। लेकिन वो क्या 16 एप्पल्स तो नहीं खा सकता उसके साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका या तो तबीयत खराब हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा, हो सकता है वो वॉमिटिंग कर दे। तो यहाँ पर उसने एक एक्स्ट्रा कॉमोडिटी कंज्यूम करने के लिए, एक्स की एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए वाई की कुछ कॉमोडिटीज को सेक्रीफाइस किया। बट यहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहा, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, सेम, इन दोनों जगह पे सेम आया। क्लियर। ऐसे ही जब उसको एक और एडिशनल यूनिट ऑफ बर्गर लेना है तो उसको कुछ यूनिट्स फिर से एप्पल की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एक और कंजम्पशन करने के लिए उसको यहाँ पर फिर से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर एक और को लेने के लिए यहाँ पर उसको यहाँ पर भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि अगर वो एक कमोडिटी को कंजम्पशन को बढ़ा रहा है और दूसरे को कम कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक से सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और दूसरे से कम है हर लेवल पर, तो इसलिए जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर लेवल पर हो गया सेम, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है whether he is consuming more of X commodity or whether consuming more of Y commodity। तो हर एक कॉम्बिनेशन A, B, C, D, E, पांचों कॉम्बिनेशन उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक फिगर, कॉम्बिनेशन A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू E इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ his combination is giving him equal level of satisfaction। that is also shown in this diagram कि यहाँ पर भी पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, D और E, ये पांचों ही पॉइंट्स इसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आईसी पर जो एक आईसी पर एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी हमारे पॉइंट्स आते हैं उन सब का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिल्कुल और बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसकी डेफिनेशन पर कि इंडिफरेंस कर्व हमारे को क्या शो करता है, दैट ऑल पॉइंट्स वेयर अ कंज्यूमर डिराइव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं वो सारे क्या बन रहे हैं, हमारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही दे रहे हैं। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन भी यही बात कहती है। एक बारी मैं आपको इसको पूरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये दिखाता हूँ बहुत ईजिली। ये मैक्सिमम है 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 1, 2, 3, 4। तो जब ये 16 पर यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद हमारा आया था 11,
फिर ये नीचे 7, फिर ये 4, ठीक है। और अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ये ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये आईसी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसको फ्री हैंड भी बनाएं तो बहुत इजीली बन जाएगा। ये देखो, ये हमारा इजी सा हो गया आईसी कर्व, ठीक है। ये हमारा आईसी कर्व है और इसकी जो शेप होती है वो इसकी शेप है कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स इन शेप, क्लियर। कौन सी शेप आ गई इसकी? कॉन्वेक्स, क्लियर। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी डेफिनेशन अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करना, क्योंकि बार बार हमारे को इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, जिसको हम बोलते हैं एमआरएस एक्स वाई। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई. It measures the rate at which consumer is willing to give up some amount of good Y to obtain an additional unit of good X while keeping their utility level constant. तो ये क्या बता रहे हैं? ये सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं दो गुड्स का X और Y का एट द रेट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? मेजर्स द रेट। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि वो किस रेट पे, मतलब जैसे हमने आईसी में पीछे पढ़ा कि वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं किस रेट पे। रेट मतलब उनके बीच का डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो कंज्यूमर है वो विलिंग है एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पर जाने के लिए, लेकिन किस दर पे, किस रेट पे। तो इसी को हम कहाँ से निकालते हैं? कैलकुलेट करते हैं एमआरएस एक्स वाई से। लेकिन उनकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी जहां पर भी वर्ड है तो उसका मीनिंग है क्या? सेटिस्फेक्शन। कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। क्लियर? तो एमआरएस को कैलकुलेट करने का एक तरीका है न्यूमेरिकल वे में, वो है एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब लॉस अपॉन गेन। क्लियर? डेल्टा वाई हो गया हमारा लॉस और एक्स हो गया हमारा गेन, कि हमने कितनी क्वांटिटी को लॉस किया ताकि हम एक एडिशनल यूनिट को गेन कर सके। तो ये हमारा टेबुलेशन है न्यूमेरिकल फॉर्म में। हमने y की वैल्यू लिखी हुई है और x की वैल्यू लिखी है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट तो हमारा ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे इसने कितनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया? 5, ताकि वो एक एडिशनल यूनिट, देख रहे हो ना आप, ये बढ़ रहा है 1 और 2, तो ये हो गया 1 कि एक एडिशनल यूनिट है और उसके लिए उसने y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया? 5। इसी तरीके से 11 और 7 का डिफरेंस हो गया 4 यूनिट का, ताकि वो एक एडिशनल यूनिट ले सके x की। अगेन 7 और 4 में हो गया 3 यूनिट को उसने सेक्रीफाइस किया ताकि वो एक एडिशनल यूनिट ले सके x की। सिमिलरली यहाँ पे उसने 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया ताकि वो एक और यूनिट ले सके x के लिए। अब एमआरएस एक्स वाई क्या हुआ? 5y sacrifice for 1 additional unit of x. Similarly 4 sacrifice हुई एक और एडिशनल यूनिट के लिए। 3y sacrifice हुई 1 एडिशनल यूनिट के लिए। 2y sacrifice हुई फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले पर चले जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? लॉस अपॉन गेन। लॉस अपॉन गेन यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इधर तो ये सारा ब्लैंक है, यहाँ पर चलेगा सारा ब्लैंक। अब देखो क्या हुआ? 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5, 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 4, 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 3, 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2। क्लियर? तो यहाँ पे जब भी आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, चाहे टेबुलेशन कोई सा भी आए, तो हमेशा ये देखना है कि जो एमआरएस एक्स वाई की जो ये वैल्यू आई हैं, ये वाली जो वैल्यूज आई हैं, ये हमेशा डिक्रीजिंग वैल्यूज हो। कैसी वैल्यूज हो? डिक्रीजिंग। ये हमेशा नीचे गिरती हुई हो। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो कांस्टेंट तो है, बट फॉर ईच एडिशनल यूनिट वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी। दैट इज व्हाई इट ऑलवेज गोज ऑन डिमिनिशिंग। और इसी वजह से जो हमारा आईसी कर्व है, ये वाला जो कर्व आया, ये क्या आया यहाँ पर? इसका डिमिनिशिंग स्लोप, ये नीचे गिरता हुआ आया। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट आया A, एक पॉइंट आया हमारे पास B और एक पॉइंट आया हमारे पास में C। अब A पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब लॉस ऑफ कमोडिटी, और यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ कमोडिटी डेल्टा एक्स।
अब इन तीनों चीजों पर ही हमारी पूरी की पूरी वैल्यूज और पूरा का पूरा आईसी कर्व डिपेंड करता है, ठीक है। तो आईसी की जो शेप है, आईसी की शेप क्या है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स शेप कौन डिफाइन कर रहा है, हमारा MRS/XY। MRS/XY हमारे आईसी की शेप को डिफाइन करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स वी हैव टू डिक्रीज सम यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा डेल्टा वाई, ये लॉस को दिखाता है, और ये वाला हमारा गेन को दिखाता है। ये हो गया लॉस और ये हो गया हमारा गेन। क्लियर? अब आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अभी आपको ये समझ आए, और बाद में भी अगर आपको रेफरेंस के लिए ज़रूरत हो तो आपको ये पूरा हेल्प करेगा। क्लियर? अभी हम इसमें आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली आईसी की प्रॉपर्टी है आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो अभी हमने देखा आईसी की क्या आ रही है, जो शेप आ रही है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर आ रहा है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसीज डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसीज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आईसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आईसी कर्व की। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आप इसको अच्छे से समझ सको। क्लियर? और इसको अपने नोटबुक में भी नोट करना है। नेक्स्ट इज, अब हम 1 बाय 1 एक एक इसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। पहला है आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन और आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। और इन दोनों का ही जो हमारा डायग्राम है और जो थ्योरी है वो बेसिकली दोनों सिमिलर है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है कि आईसी इज बेस्ड ऑन MRS/XY। इसके ऊपर डिपेंडेड है लॉ ऑफ MRS/XY। और ये क्या डिफाइन करता है कि द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड टू द अदर। नंबर 2, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, मोर ऑफ अ गुड वन गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन अदर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2, 3, 5, 7। वाई की वैल्यू है 6, 4.5, 3 और 2.5। क्लियर? अब ये आया हमारे पास में डेल्टा एक्स, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो पहला क्या हुआ, ब्लैंक। 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2। और डेल्टा वाई क्योंकि लॉस है तो पहले पे ब्लैंक, 4.5 - 6 -1.5 क्योंकि इसने लॉस किया। 3 - 4.5 -1.5, 2.5 - 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 0.05। ठीक है, अब MRS/XY की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, MRS/XY आ गया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, लॉस अपॉन गेन। तो ये हुआ -1.5 अपॉन 1 -1.5, फिर -1.5 अपॉन 2, ये आएगा 0.75। और यहाँ पर आया आपके पास में 0.5 अपॉन 2 तो 0.25 समथिंग आएगा। क्लियर? तो आप ये देखो इस वाली वैल्यूज़ में भी क्या हो रहा है, MRS/XY डिक्लाइन होता जा रहा है। तो जब ये क्या होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट ये हमारा लेफ्ट पोजीशन है और ये हमारी राइट पोजीशन है, और ये क्या हो रहा है, स्लोप्स डाउनवर्ड नीचे की ओर गिर रहा है। बिकॉज एट फर्स्ट लेवल वी गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, बट एज वी मूव ऑन टूवर्ड्स द आईसी, यहाँ पर हमारा क्या होता जाएगा, जो हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कि हमने इसकी कॉमोडिटी को रिड्यूस किया है ताकि हम इसको गेन कर सकें। और इसी वजह से
ये राइट वर्ड नीचे डिक्लाइन होगा नीचे की ओर, तो ये हो गया हमारा आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, और इसी से हमारा बनता है कन्वेक्स ऑफ आईसी। आईसी की शेप इसी वजह से हमारी क्या होती है, नीचे की ओर कॉन्वेक्सिटी पे आता है, और यही डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हम एक को लॉस कर रहे हैं और दूसरे को हम गेन कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, और इस न्यूमेरिकल से आपको ये पूरा क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आईसी, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आप ये देखो यहाँ 3 आईसी बने हुए हैं, IC1, IC2 और IC3। अब ये ऐसा क्यों? सपोज अभी हमने पहली असम्पशन क्या देखी थी कि इनकम क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ठीक है जी, हमने क्या बोला, इनकम हमारी कांस्टेंट है और इसी में वो एक्स और वाई को परचेज करेगा। सपोज उसकी इनकम है 100 रुपीज, तो उसको जो भी वो कंजम्पशन कर रहा है तो उसको सेटिस्फेक्शन भी कितने की मिलेगी, 100 रुपीज की। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि सेकेंड केस में कि उसकी जो इनकम है वो 200 रुपये हो गई, तो उसकी सेटिस्फेक्शन 100 की तो नहीं रहेगी, वो भी 200 रुपये की रहेगी। तो मतलब इनकम इंक्रीज हुई है तो हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया। इसी तरीके से थर्ड सिनेरियो, 300 रुपीज अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो 300 का उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। क्लियर? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ रहा है। सो हायर द इनकम हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी इनकम हमारी बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अब ये देखो, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0 लेवल। अब यहाँ से IC1 अगर हमें कोई बोले तो मतलब यहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन कम है क्योंकि इनकम कम है। IC2 में इनकम ज्यादा है इसलिए उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। IC3 में इनकम और बढ़ी तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो उनसा IC सबसे ज्यादा दूर होगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, IC3 हैज higher level of satisfaction than IC2 and IC2 has higher level of satisfaction than IC1. So it means IC3 gives higher level of satisfaction because it has higher level of income. तो उसकी इनकम भी यहाँ पर ज्यादा है। क्लियर? अब बिल्कुल हम लास्ट टॉपिक पर हैं इसके। ICs do not intersect each other। दो IC मतलब ये IC1 और IC2 कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उन दोनों का लेवल ऑफ जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों अलग होगा। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि 2 IC या 3 ICs हैं तो तीनों ICs का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है बिकॉज एट ईच एंड एवरी IC द लेवल ऑफ इनकम इज ऑल्सो डिफरेंट। सो दैट इज वाई the 2 ICs never intersect each other, or we can say that they do not have equal satisfaction। उन दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम नहीं है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम IC नेवर टचेस x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब ये ना तो y को टच करेगा और ना ही ये x को करेगा। इसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज कंजम्पशन, जो हमारा कंजम्पशन है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कैन नेवर बी जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये आज की क्लास में हमने पूरे IC को समझ लिया, उसके assumptions, उसकी प्रॉपर्टीज को, और वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो भी। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बजट लाइन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू बजट लाइन एंड IC कर्व। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, बी हेल्दी, रिमेन हेल्दी। थैंक यू सो मच।